जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद है वो अपने आप में बहुत महान शख्सियत है, एजुकेशन के हवाले से भी और सहाफ़त के हवाले से भी। और इससे मज़े की बात यह है कि मेरी खुशबख्ती है, खुशकिस्मती है कि मैं उनका शागिर्द हूँ और मुझे बड़ी खुशी हुई थी। मैं उनको जानता था पहले से और फ़ेसबुक पे भी हम थे, लेकिन कभी हमारी आपस में बात नहीं थी। लेकिन जब मेरी वो क्लास में पहली दफ़ा आए तो मैं हैरान रह गया कि ये तो सर शकील चौधरी साहब हैं। और फिर उनसे बात हुई, बड़ा उनको मुझे साथ मिलकर अच्छा लगा, मुझे उनके साथ मिलकर अच्छा लगा। और आज मेरे साथ इंटरव्यू में मेरे उस्ताद मोहतरम शकील चौधरी साहब मौजूद हैं। ये ऑथर भी है, इन्होंने एक किताब भी लिखी है, हैंड बुक ऑफ फंक्शनल इंग्लिश। तो इसको भी आप जरूर देखिए, ये इनका बड़ा अच्छा काम है इस पे, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लफ्ज हैं। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल एक कह रहा हूँ कि हम एडोब एडोब बोलते हैं, जैसे कि एडोब एक सॉफ्टवेयर है, प्रीमियर या उसमें फोटोशॉप है, लेकिन सर ये कहते हैं, बताते हैं कि वो एडोब नहीं है, एडोबी होता है। तो इस तरह के बहुत सारे गलत लफ्ज हैं जो हमारे माशरे में वो फैले हुए हैं। तो सर ने इस पे बड़ी अच्छी ये कंट्रीब्यूशन इनकी किताब की। तो सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का और उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। थैंक यू। बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सर, जी, पहला जो सवाल है, चूंकि आप एजुकेशनिस्ट भी है, तो हमारे तलीमी इदारों में सर क्रिटिकल थिंकिंग क्यों नहीं है, इसकी क्या वजह है? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है जी कि क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स जो हैं वो हमारे कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में क्यों नहीं पढ़ाई जाती। तो मेरा तो ख्याल है कि हमारे बहुत सारे जो असातिज़ा हैं उनको इस टर्म, इस फ्रेज का भी नहीं पता कि क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स भी कोई चीज होती हैं। और ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है। वेस्ट के जो इदारे हैं, आपने देखा होगा, यूनिवर्सिटियां जो हैं वो पूरी दुनिया के बेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट के लिए एक मकनातीस का दर्जा रखती हैं। और उसकी वजह यही होती है कि वहां पे क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स पे बड़ा जोर दिया जाता है। वहां पे ये नहीं होता कि अगर आप बर्तानिया में पढ़ रहे हैं तो आप बर्तानिया के इदारों की तारीफ करेंगे तो आपको ए ग्रेड मिल जाएगा। तो वहां से मैंने ये सीखा कि क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। उसमें मैं एक मिसाल दूं, मैंने एक पेपर लिखा वहां पे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, इज इट पॉसिबल टू कवर वार ऑब्जेक्टिवली इफ योर कंट्री इज इन्वॉल्व इन इट। यानी अगर आपका मुल्क जंग में मुलव्वस हो तो क्या आप एक जर्नलिस्ट के तौर पे बिल्कुल गैर जानिबदारी से उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो उसमें मैंने ये जवाब दिया उस पेपर में कि भाई ये हो सकता है। और बीबीसी की मैंने तारीफ की। फॉकलैंड की जो जंग थी बरतानिया और अर्जेंटीना के दरमियान, उसमें बहुत काबिल तारीफ था बीबीसी का रोल, और उन्होंने बड़ी ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग की, जिससे उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी वो बड़ी नाराज हुई। मार्गरेट थैचर प्राइम मिनिस्टर थी, तो पार्लियामेंट में बहुत क्रिटिसिज्म हुआ बीबीसी पे। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने यहां तक कहा कि इट इज नो लॉन्गर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, इट हैज बिकम गाल्टियरी ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। गाल्टियरी उस वक्त मिलिट्री डिक्टेटर था अर्जेंटीना का। तो इस हद तक उस पर फिर बीबीसी के जो उस वक्त के चेयरमैन थे उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा था कि ट्रूथ शुड नॉट बिकम द फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ वॉर, यानी सच्चाई को जंग का पहला विक्टिम नहीं बनना चाहिए। तो अक्सर यही होता है कि जंग में सच्चाई ही पहला शिकार बनती है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स से काम लें। और उसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है क्रिटिकल पेट्रियटिज्म का। मेरा जो शो है यूट्यूब पे, उसका नाम भी मैंने द क्रिटिकल पेट्रियट रखा, कि ब्लाइंड पेट्रियटिज्म जो है ना वो बहुत हार्मफुल चीज है। और हमने जैसे देखा 1971 की जंग में हमारे लोगों ने बिल्कुल वो ब्लाइंड पेट्रियट्स की तरह बिहेव किया, और उसका नतीजा क्या निकला कि वो हिस्सा जो है हमारे मुल्क का वो अलहदा हो गया। और हमारे कुछ जर्नलिस्ट अब्दुल कादिर हसन जैसे बाद में कहा करते थे कि अगर हम उस मिलिट्री एक्शन पे तनकीद करते तो शायद मुल्क दो लख्त होने से बच जाता। तो क्रिटिकल थिंकिंग ना होने का नुकसान जो है ना, आपको हर फील्ड में होता है। आपको फॉरेन पॉलिसी में होता है, आपको इकोनॉमी में होता है, आपके बेशुमार चीजें हैं। तो इसलिए जो भी अच्छे इदारे हैं पूरी दुनिया में वो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स पे बहुत जोर देते हैं। इसी तरह क्रिटिकल पेट्रियटिज्म पे जोर दिया जाता है कि ये नहीं कि माई कंट्री राइट और रॉन्ग, बल्कि वो कहते हैं अगर मेरा मुल्क दुरुस्त है तो मैं उसको सपोर्ट करूंगा, अगर मेरा मुल्क गलत है तो मैं उसको क्रिटिसाइज करूंगा। इस तरह मुल्क जो है वो बड़ी तबाही से बच जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल में बहुत जरूरी है। और हमारे यहाँ बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि हमारे यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स पे कोई जोर नहीं दिया जाता। और हमारे बड़े बड़े इदारों में ऐसे, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की मैं मिसाल दूं आपको, वहां पे एक हिस्ट्री के टीचर थे,
उनके एक शागिर्द ने, जो मेरे दोस्त थे, हुसैन शहीद सोहरवर्दी पे थीसिस लिखा। अब वो टीचर उनको खुद कह रहे हैं कि राणा साहब, सोहरवर्दी की जो इंडिपेंडेंट बंगाल वाली स्कीम थी ना, उसका जिक्र ना कीजिएगा। अच्छा। अब मगरिब में किसी भी माठी से माठी यूनिवर्सिटी में भी आपको इस तरह की हिदायत नहीं मिलेगी। सुपरवाइजर ये नहीं कहेगा कि फलां चीज का जिक्र ना कीजिएगा, वो कहेगा कोई अहम चीज रह ना जाए, ताकि आपका जो पेपर है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट हो। तो ये हमारे यहाँ बदकिस्मती से एक नजरिए के नाम पे कह लीजिए, हुब्बुल वतनी के नाम पे कह लीजिए, ये अप्रोच पाई जाती है कि हमने अपने मुल्क को क्रिटिसाइज नहीं करना। भाई अगर क्रिटिसाइज नहीं करोगे तो क्या आपका मुल्क परफेक्ट है? क्या इस पे गुंजाइश नहीं है तनकीद की? अगर आपने इसको बेहतर बनाना है, इसकी खराबियों को दूर करना है, तो तनकीद किए बगैर वो नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो सर इसमें यह है कि आप देखिए कि हमारे यहाँ बहुत सारे जो लोग हैं, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल ये पीटीएम है, हमारी जो ये तंजीम है उभरी हुई है, तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती है ना कि वो मतलब बिल्कुल आप एक इदारों के या इनके बिल्कुल खिलाफ या गैर मुहज़्ज़ब जबान इस्तेमाल करते हैं। ये तो नहीं होनी चाहिए ना, क्रिटिकल थिंकिंग या इस तरह के वो होनी चाहिए, लेकिन ये भी तो मेरे ख्याल से कोई मुहज़्ज़ब लेजा नहीं है। इस पे आप क्या समझते हैं? अच्छा, उसमें ये देखिए ना, मैंने जितना भी देखा है पाकिस्तानी मीडिया में, उन पे बेशुमार क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन किसी टीवी चैनल को, किसी अखबार को ये इजाजत नहीं कि उनको बुला के उनसे सवाल जवाब किया जा सके। तो ये जब वन साइडेड एक अप्रोच होगी, जब आप इस तरह पाबंदी लगाएंगे कि उनको आप नहीं बुला सकते, उनके खिलाफ जितना चाहे प्रोपेगेंडा कर लें, लेकिन आप उनको बुला नहीं सकते। भाई आप बुला के उनको पूछो, जितने भी आपके टफ क्वेश्चंस हैं आप पूछो उनसे। उनके बारे में कहा गया कि जी उनको बाहर से पैसे मिलते हैं, उन्होंने भी कहा अच्छा भाई पैसे मिलते हैं तो फिर हमें किसी कोर्ट में ले जाओ, अदालत में ले जाओ ना। तो ये जो है ना, हमने असल में, वो असगर खान की एक किताब है, एयर मार्शल असगर खान की, वी हैव लर्न्ड नथिंग फ्रॉम हिस्ट्री। तो अनफॉर्चुनेटली यही बात है कि हमने तारीख से कुछ नहीं सीखा, हमने 71 के सानहे से कुछ नहीं सीखा, तो अब हम वही गलतियां वही किए जा रहे हैं। तो मुशाहिद हुसैन कहा करते हैं ना, हमें वही गलतियां रिपीट नहीं करनी चाहिए, हमें नई गलतियां करनी चाहिए, मज़ाहिया अंदाज में वो कहते हैं। तो भाई खुदारा उनसे सीखो कुछ। आपके अपने लोग हैं, उनके साथ डायलॉग करो, उनको दीवार से मत लगाओ, और वो तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, उनको रिस्पेक्ट दो। आप उनको भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, तो किस तरह मसाइल हल होंगे? लोगों को दीवार से लगाकर या उनके साथ बातचीत करके, डायलॉग का रास्ता खोल के। अब मैं आपको बताऊं कि खुद मैंने उनसे सुना, प्राइम मिनिस्टर जफरुल्लाह जमाली से, कि जब अकबर बुख्ती वाला इशू पैदा हो रहा था, तो मैंने प्रेसिडेंट मुशर्रफ के पास में गया, मैं प्राइम मिनिस्टर था उस वक्त, और मैंने कहा कि सर अगर आप 1 मिनट की कॉल कर देना बुख्ती साहब को, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि टुमारो ही विल बी इन इस्लामाबाद एंड वी विल सॉर्ट इट आउट। तो वो मुझे कहने लगे उसको कहो कि वो मुझे कॉल करे। तो मैंने कहा सर मैं उसको 40 साल से जानता हूं, वो कॉल नहीं करेगा, लेकिन अगर आप इनिशिएटिव लेंगे तो वो पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेगा। तो हमारे कमांडो प्रेसिडेंट ने एक कॉल करने से इनकार कर दिया, और फिर जी अनाथी, और अब हम पूरी दुनिया में जनाब ढंढोरा पीट रहे हैं जी, हमारे खिलाफ साजिश हो गई, अमेरिका ने साजिश कर दी, इंडिया ने कर दी, इसराइल ने कर दी। हम कभी इनवर्ड नहीं देखते, अंदर नहीं देखते। हम जरा एक लफ्ज हमने बना लिया साजिश का, कोई भी चीज हो, साजिश हो गई जी। ओ भाई आपकी साजिश जी, आपकी साजिश क्यों नहीं कामयाब होती, दूसरों की साजिशें कामयाब हो। तो ये भी तो हमें सोचना चाहिए ना। और अच्छी तालीम का मकसद यही है कि जो भी आर्गुमेंट्स आपको दिए जाते हैं, जो चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं, इवन जो टीचर आपके बताते हैं, उसको भी तनकीदी नजर से देखें, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए कि यार ये एक मसला है, इसको कैसे हल करें। तमाम एंगल्स से उस पर गौर करें, खुले जहन से गौर करें, तासुब को करीब ना आने दें। इस तरह से मुल्क बेहतरी की तरफ जाते हैं, ना कि इंडॉक्ट्रिनेशन से, ब्रेन वॉशिंग से मुल्क तरक्की करते हैं। अगर ब्रेन वॉशिंग से मुल्क तरक्की करते तो आज नॉर्थ कोरिया सबसे डेवलप्ड कंट्री होता दुनिया का। सबसे ज्यादा ब्रेन वॉशिंग उसी मुल्क में होती है। बिल्कुल सर। अच्छा सर, ये मीडिया की बात है, तो मीडिया में हमने ये नोट किया कि हमारे यहाँ फैक्ट चेकिंग नहीं है। तो ये क्यों है कि आप खुद एडिटर भी रहे हैं एक इंग्लिश उसके इदारे के, तो इसमें क्या मसला है कि हमारे एक तो फैक्ट चेकिंग नहीं है, दूसरा हमारे यहाँ बहुत सारे इदारों में फीडबैक का ऑप्शन भी नहीं है वेबसाइट पे या इन पे, यानी कि कोई बंदा उनकी खबर पे, बहुत सारे इदारे हैं कि उनको कमेंट नहीं कर सकता, या उस पर कोई गलत खबर है या उस पर अपना राय नहीं दे सकता, जो वेबसाइट पे जो खबरें शेयर करते हैं। जी, ये भी बहुत बदकिस्मती की बात है, और मैंने कई दफा ये मसला रेज किया है
कि हमारे जो कालम नवीस है ना, खास तौर पे उनके शायद ईगोज बहुत बड़ी बड़ी हैं, उनके जो अना है ना, वो नहीं चाहते कि उनके ऊपर क्रिटिसिज्म हो। हालांकि अगर उन पे क्रिटिसिज्म की इजाजत हो, मैं ये नहीं कह रहा गाली गलोच की इजाजत हो, अगर कोई बंदा गाली गलोच करता है उस कमेंट को आप हटा भी सकते हैं, लेकिन अगर कोई रीजन क्रिटिसिज्म है, मुदल्लल तनकीद कोई कर रहा है, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और उस कालम नवीस की तवज्जो उधर मबजूल करानी चाहिए, और उस कालम नवीस में इतनी ग्रेस और इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो माजरत कर सके कि भाई ये मैंने गलत लिखी बात। न्यूयॉर्क टाइम्स में रोजाना एक छोटा सा कालम होता है कि हमने पिछले दिनों, एक दिन पहले या 2 दिन पहले ये हेडलाइन लगाई थी, अगरचे हेडलाइन सही थी लेकिन इसका जो एम्फसिस था वो गलत था। इतनी छोटी छोटी बातों पे भी वो अपोलोजाइज करते हैं। तो हमारे जो हैं अखबारात वो बड़ी बड़ी बातों पे भी अपोलोजाइज नहीं करते, और इसका मतलब यह है कि वो अपनी गलतियों को फिर दोहराते भी रहते हैं और कारीन को मिसगाइड भी करते हैं। अब हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी देखें, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसा जो अखबार है, शायद वो मगरबी दुनिया का सबसे अहम अखबार है, कि उसने जो है वो जो वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन थी उस पर प्रेसिडेंट बुश का साथ दिया। ये वो भूल जाते हैं कि उसने 1 साल के अंदर अंदर उस पर अपोलोजाइज भी किया। ठीक है, हमारे किस अखबार ने 1971 के कवरेज पे अपोलोजाइज किया? क्या नवाए वक्त ने कभी अपोलोजाइज किया? कभी क्या जंग ने कभी अपोलोजाइज किया? तो इतनी हिम्मत उनमें होनी चाहिए कि हमने ये गलती की और हम उस पर शर्मिंदा हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एटीट्यूड है ना वो है कि हमें अपनी आंख का तिनका तो नजर नहीं आता, हमें दूसरे की आंख का तिनका तो नजर आता है, अपनी आंख का शैतीर नजर नहीं आता। बिल्कुल सर, इस तरह। अच्छा सर, ये बात हुई है इसकी, तो ये हमारे साथ भारत आजाद हुआ था, बांग्लादेश बाद में आजाद हुआ, लेकिन आज देखें कि वो हमसे कहाँ आगे निकल गए। उनका वो कहते हैं कि हमारे यहाँ मशहूर है कि एक टका, यानी कि किसी को ये कम तर वो कहना होता तो उसको टका कह देते थे, लेकिन आज उनका जो है ना, बांग्लादेश का टका भी हमसे ऊपर है और इंडिया भी आगे निकल गया है और पाकिस्तान वहीं फंसा हुआ है। आप देखें कि हमारे मुआशी हालात इस वक्त क्या है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसमें मसला यह है कि हमारी जो तरजीहात है ना, शुरू से ही मेरे ख्याल में वो गलत रही। हमने बहुत ज्यादा फोकस किया डिफेंस पे, हमारी एक ऑब्सेशन बन गई डिफेंस, और उसकी वजह से हमने हर चीज को जो है इग्नोर किया, निगलेक्ट किया। हमें सबसे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए थी एजुकेशन के ऊपर। अब इंडिया ने आप देखिए कि 50s में शुरू कर दिया था वो प्रोसेस IITs कायम करने का, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आज 23 इंस्टीट्यूट्स हैं, 23 IITs इंडिया में, और वो वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस हैं। उसके अलावा भी बेशुमार इदारे हैं जो शायद IIT से भी बेहतर हैं, जैसे कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि साउथ एशिया की सबसे अच्छी साइंस यूनिवर्सिटी वो बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है। तो अनफॉर्चुनेटली हमने कभी नहीं सोचा, हमारे मीडिया ने कभी नहीं सोचा, हमारे इंटेलेक्चुअल्स ने भी कभी नहीं सोचा कि हमें इंडिया के साथ सिर्फ डिफेंस में ही आपने कंपीट नहीं करना, डिफेंस में ही हर चीज डिफेंस नहीं है, हमें एजुकेशन में भी उनके साथ कंपीट करना चाहिए, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कंपीट करना चाहिए, और हमें उनके साथ बाकी जो फील्ड्स हैं, हेल्थ केयर में भी कंपीट करना चाहिए। वो हमने नहीं किया और आज हम उसका नतीजा भुगत रहे हैं। इसी तरह बांग्लादेश का देख लीजिए कि वहां पे उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट पे तवज्जो दी कि खवातीन को ज्यादा से ज्यादा एम्पावर किया जाए, वो वर्क फोर्स का हिस्सा बने। फिर छोटे छोटे कर्जों की एक स्कीम जो है ग्रामीण, वो मोहम्मद यूनुस जो प्रोफेसर थे वहां पे, उन्होंने शुरू की। इस तरह से वहां बहुत इनिशिएटिव लिए गए, और एक बहुत बड़ा फैक्टर यह था कि उन्होंने डिफेंस को एक ऑब्सेशन नहीं बनाया जिस तरह हमने बनाया। उन्होंने इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे। हमने कहा कि नहीं, हमारे उर्दू अखबार आपने देखे होंगे, वो जब भी इंडिया का जिक्र करते हैं तो वो ये लिखना नहीं भूलते कि अजली और मक्कार दुश्मन। अब ये क्या है भाई? हमें तो इंटरनेशनल रिलेशन में ये समझाया गया था कि देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, ओनली इंटरेस्ट आर परमानेंट। आपके जो मफादात हैं वो परमानेंट होते हैं, दुश्मन और दोस्त बदलते रहते हैं। तो हमने अनफॉर्चुनेटली इन चीजों को बिल्कुल निगलेक्ट किया और आज हम भुगत रहे हैं उसको। आज हमारे नौजवान आप देखिए कि अपना मुस्तकबिल मुल्क से बाहर ढूंढते हैं।
हर बंदे की कोशिश है कि वो अमेरिका चला जाए, कनाडा चला जाए, ऑस्ट्रेलिया चला जाए, वहां नहीं जा सकता तो चले यूएई चला जाए, कुवैत चला जाए, सऊदी अरब चला जाए। तो हमारे जो रूलिंग एलीट है, जो हमारा हुक्मरान तबका है, उसके कान पे जूं तक नहीं रेंगती। अब देख लीजिए कि क्या क्या हो रहा है। हमारे 40% बच्चे जो हैं वो स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं, यानी उनको मुनासिब ग़िज़ा नहीं मिलती, उसकी वजह से उनका कद छोटा रह जाता है। हमारे 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, यानी पाकिस्तान इज अ कंट्री दैट इज किलिंग इट्स ओन फ्यूचर। लेकिन किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती कि यार ये भी एक मसला है। अब ये देखिए हम कितनी कीमतें बढ़ाए जा रहे हैं बिजली की, और अब हमें कहा जा रहा है जी कि हम इस पे रिकंसिडर कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जी इजलास बुला लिया है, ये कर लिया है, वो कर लिया। ओ भाई, आज का मसला तो नहीं है ये। चोरी, बिजली की चोरी जो है कितने अरसे से जारी है, क्या किया हमने उसके लिए? हम टैक्स नेट कितने अरसे से कोशिश कर रहे हैं टैक्स नेट बढ़ाएं, क्यों नहीं बढ़ रहा? हमें अपना अंदर देखना होगा, अपना मुहासबा करना होगा कि हमसे क्या क्या गलतियां हुई, और बड़े बेलाग तरीके से ओपनली करना होगा। और ये जो ब्लाइंड पेट्रियटिज्म है उससे निजात हासिल करनी होगी, तो उसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। बिल्कुल सर, आपने ये बिजली की चोरी की बात की है, तो इसमें यह है कि बिजली के हवाले से जो बात है कि इसमें एक मैंने इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी किया है, तो मुझे एक बंदे ने बताया कि हमें खुद ये जो महकमा ना मजबूर करता है कि हम कुंडा लगाएं। तो ये भी फैक्टर है कि हमारे यहाँ जिस तरह का निजाम है, जिन लोगों ने मीटर लगाए उन पर खामखा के जुर्माने दे देते हैं, तो एक ये भी वजह है कि अब लोग कुंडा लगाते हैं, इस तरह के मामला करते हैं। बहरहाल इसमें यह है कि अब आप देखें कि दूसरा जो इंडिया के हवाले से बात हो रही थी, हाल ही में वो चांद पर पहुंचे हैं, लेकिन खबरें ये भी आ रही थी कि पाकिस्तान में जब फवाद चौधरी साहब साइंस मिनिस्ट्री में थे, तो उन्होंने चूंकि एक हवाले से कहा था कि इस हवाले से वो काम करना चाह रहे थे, और उन्होंने ये कोई किया था शुरू, लेकिन उसको फिर इमरान खान साहब ने हटा दिया था। ये भी खबरें हैं, तो आज देखें कि वो कहां पे पहुंच गए। तो सर, हमारा जो तीसरा सवाल है वो ये है कि मैंने एक इंटरव्यू किया था सेनेटर सरदार सलीम साहब का, उन्होंने उसमें बड़ी एक मजे की बात बताई मुझे। उन्होंने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो थे वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नई नाम नहीं रखना चाहते थे, और फिर हमें तारीख से ये पता चलता है कि क़ायद आज़म ने कहा था कि जो मजहब है इसका रियासत से कोई अवल दखल रियासत में नहीं होना चाहिए। और कराची में कहीं पे वो मेरे ख्याल से तकरीर कर रहे थे, तो वहां पे जो है ना किसी ने कह दिया कि पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा, क्या ला इलाहा, तो उन्होंने कहा कि इस पे बड़ा बुरा मनाया और उनको डांटा। जी, ये सही है बात कि आपने पहले तो बात की ना बिजली की, तो उसमें एक एक जो चीज बार बार जो पॉइंट आउट की जाती रही है वो ये है कि वापडा के लोगों को आप क्यों फ्री बिजली देते हैं? आप उसके बजाय उनको कुछ मॉनेटरी कंपनसेशन दे दें, उनको 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपए, 5000 एक्स्ट्रा दे दें, ताकि वो भी बिजली बचाने के काम में लगाएं। अब क्या है, आप अगर वापडा के मुलाजिम हैं तो आपको कोई फिक्र नहीं होती कि आपके घर में 2 एसी चल रहे हैं, 3 एसी चल रहे हैं, जी फ्री हैं। तो आज तक इस पे भी कोई गौर नहीं हो सका कि यार ये जो चीज है ना, लोगों को इंसेंटिव दें कि वो बिजली बचाएं। और वापडा के मुलाजमीन का ये फर्ज होना चाहिए कि बिजली की चोरी रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। बाकी आपने जो बात की कि बानी पाकिस्तान ने 11 अगस्त 1947 की जो तकरीर थी उसके बारे में हेक्टर बलीथो जो थे, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जिनको हायर किया था, पहली बायोग्राफी उनकी लिखी गई, उन्होंने ये लिखा कि इट वाज हिज ग्रेटेस्ट स्पीच, यानी उनकी अजीम तरीन तकरीर थी। और उस अजीम तरीन तकरीर में बेसिक मैसेज क्या था कि मजहब का रियासत के उमूर से कोई ताल्लुक नहीं होगा। रिलीजन हैज नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट। और उन्होंने यह भी कहा कि ऑल ऑफ यू आर इक्वल सिटीजन्स, आप सब बराबर के शहरी हैं, रिलीजन का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। और यह भी कहा कि फॉरगेट द पास्ट, माजी को भूल जाओ, एक नई स्पिरिट के साथ आगाज करो इस सफर का। तो हमने वो लेसन जो है ना उसको कोई अहमियत नहीं दी, और हमने अपने आइन में ये लिख दिया कि जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको आइन में जगह दे दी। आज बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि हमारे आइन के मुताबिक तमाम नॉन मुस्लिम्स जो हैं, एक तरफ तो हमारा आइन ये कहता है कि ऑल सिटीजन्स आर इक्वल, जिस तरह बाकी मुल्कों के आइन में लिखा होता है, तो हमें भी लिखना पड़ा। लेकिन साथ ही ये भी है कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, और साथ ये भी है
कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के लिए मुसलमान होना जरूरी है। भाई ये बानिए पाकिस्तान ने जो आपको कहा था, आपने तो उसकी खुल्लम खुल्ला खिलाफवर्जी कर दी। आप अगर खुद अपने शहरियों को बराबर के हुकूक नहीं देंगे तो आप दूसरे मुल्कों से, मसलन इंडिया से कैसे कह सकते हैं कि वो मुसलमानों को बराबर के हुकूक दे। अब इंडिया में आप देखिए, इंडिया में तो सदर भी बने हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी से थे, एक ऐसा वजीर आजम भी बना जो सिख कम्युनिटी से था, और सिख कितने हैं वहां पे? लेस देन 2%। मुसलमान तो चले फिर भी 14-15% हैं, यानी 2% से भी कम है वो सिख। वो प्रेसिडेंट भी बना है एक सिख, और एक वजीर आजम भी बना। और मुसलमान जो हैं, आप देखिए कि एक एयर चीफ वो रहा है मुसलमान, इदरीस लतीफ नाम था उनका। फिर एक आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है, बहुत ही सेंसिटिव इदारा है, उसका एक हेड जो है वो मुसलमान रहा। तो भाई हम क्यों इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन करते हैं? और हमारा पूरी दुनिया में फिर एक क्रिटिसिज्म भी आता है कि आप सेल्फ राइचियसनेस का शिकार हैं, आप मॉरल सुपीरियोरिटी का शिकार हैं, आप समझते हैं जी हम सबसे बरतर हैं, और आपका रिकॉर्ड क्या है? अभी आप देखिए वहां जड़ावाला में क्या किया, और वो पहला इंसिडेंट नहीं है अपनी नौइयत का। और ये जो आपने बात की कि पाकिस्तान का मतलब क्या, जो नारा है उसकी मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं कि ये दिसंबर 47 में एक इजलास हुआ था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का अहम इजलास था खालिक दीना हाल कराची में। तो उसमें जिन्ना साहब ने वो चेयर कर रहे थे उसको, तो एक साहब खड़े हो गए कि हमने नारा लगाया था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन अब इस्लाम नाफिज नहीं हो रहा, तो हमारे वुज़रा के चाल ढाल वही हैं जो अंग्रेज दौर में होते थे। तो उसकी स्टोरी लिखी है मलिक गुलाम नबी ने। मलिक गुलाम नबी पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे। उनकी 2 किताबें हैं, एक है दागों की बहार और दूसरी है किस्सा एक सदी का। दोनों में ये वाकया मौजूद है कि उस पे जिन्ना साहब ने कहा कि मैंने कभी ये नारा नहीं लगाया, मेरी वर्किंग कमेटी ने कभी ये नारा नहीं लगाया, हमारे किसी रेजोल्यूशन में ये नहीं है, हो सकता है आपने चंद वोट लेने के लिए ये नारा लगाया हो। तो इस तरह से उन्होंने डिस्टेंस किया अपने आप को। लेकिन आज भी हर तरफ आपको यही नारा सुनाई देता है। इमरान खान साहब भी यही नारा लगाया करते थे। तो अनफॉर्चुनेटली चूंकि हमारे यहाँ क्रिटिकल अप्रोच नहीं है, तो सुनी सुनाई बातें ही हमारे यहाँ जो है ना, वो सीना गजट हर तरफ वही चलता है। बिल्कुल जी ठीक है सर। अच्छा, अगला सवाल यह है कि पाकिस्तान में लीडरशिप का भी फुकदान है और हमारे यहाँ सहाफत भी कोई इतनी अच्छी नहीं हो रही। आप देखें कि हमारे यहाँ ट्रोल बने हुए हैं बहुत सारे सहाफी, मतलब पार्टी के, जैसे कि लोग कुछ पीटीआई के, कुछ नून लीग के, और इसी तरह लीडरशिप भी कोई इतनी हमारे पास अच्छी नहीं है कि वो कोई अच्छा फैसला कर सके या खुद से कोई फैसला कर सके। तो ऐसे में आप क्या समझते हैं कि कौन से ऐसे सहाफी है पाकिस्तान में या फिर एशिया में, या कोई ऐसा लीडर बताएं कि जिसको कम से कम बंदा फॉलो करके इतना वो कर सके कि उनको एडवाइज कर सके या उनसे कुछ सीख सके? हाँ, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। उसमें बात यह है जी कि देखिए, जो जर्नलिस्ट हैं उनकी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सिंपैथी भी हो सकती है, लेकिन उनको अपनी जो जर्नलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो चाहे आपका झुकाव हो किसी की तरफ, मसलन मैं एक आपको बताऊं कि एक जर्नलिस्ट को की ड्यूटी लगाई जाती है कि भाई आप जाएं, वो पीपल्स पार्टी का फलां जलसा है उसको कवर करें। उस बंदे की एक सिंपैथी है पीपल्स पार्टी के लिए, लेकिन वो जलसा वहां पे सिर्फ 5000 लोग हैं। तो क्या उसके लिए जरूरी है कि वो ये लिखे कि जी वहां एक जम्मे गफीर था? तो ये एक डिसऑनेस्टी की एक एग्जांपल है। आप पीपल्स पार्टी से हमदर्दी रखते हुए भी ये लिख सकते हैं कि भाई जलसा बहुत बड़ा नहीं था। तो ये ऑनेस्टी जो है ना हर जर्नलिस्ट में होनी चाहिए कि आप भले हमदर्दी भी रखते हैं लेकिन फैक्ट्स को ना डिस्टॉर्ट करें। फैक्ट्स आर सेक्रेड। ओपिनियन आपकी अपनी हो सकती है, लेकिन इट इज बेटर कि आप फैक्ट बेस्ड ओपिनियन हो। आपकी जो ओपिनियन है इट शुड बी एज क्लोज टू द फैक्ट्स एज पॉसिबल। तो अब हमारे यहां तो इतनी पोलराइजेशन हो गई है कि मसलन सलीम साफी को पीटीआई वाले इतना नापसंद करते हैं, मेरे अपने अजीज हैं कुछ, तो वो सलीम साफी को सलीम लिफाफी कहते हैं। तो मैं उनको कहता हूं यार क्या क्या एविडेंस है आपके पास? एविडेंस ना भी हो
फिर भी वो इल्जामात लगाने से बाज नहीं आते। यानी जो जर्नलिस्ट थोड़ा सा भी आपको क्रिटिसाइज कर दे तो आप उसकी जान के दुश्मन हो जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल में रवैया जो है ना वो बिल्कुल ठीक नहीं है। जहां तक लीडर्स की बात है तो लीडर मेरे ख्याल में वो होना चाहिए जो अवाम को अनपॉपुलर बातें भी कर ले। हमारे यहां लीडरशिप क्या है कि आप अवाम के पीछे लग जाते हैं। अच्छा, अवाम ये सुनना चाहते हैं तो आप लीडर फिर नहीं रहते, आप फॉलोअर बन जाते हैं। तो लीडर वो अच्छा होता है जिसका एक विजन हो, जो आगे की सोचता हो कि हम 10 साल बाद कहां होंगे, हम 20 साल बाद कहां होंगे। तो उस लिहाज से मेरा ख्याल है कि जो सिंगापुर के लीडर थे ली क्वान, वो बहुत जबरदस्त आदमी थे कि वो सिंगापुर को देखिए कहां से कहां ले गए। एक स्लीपी फिशिंग विलेज को उन्होंने एक ग्लोबल मेट्रोपोलिस में कन्वर्ट कर दिया। आज आप देखिए कि सिंगापुर का जो पासपोर्ट है वो मेरे ख्याल में अमेरिका के पासपोर्ट से भी ज्यादा वैल्यूएबल है। उसके साथ आप ज्यादा मुल्कों में बगैर वीजे के एंटर हो सकते हैं या वीजा ऑन अराइवल आप ले सकते हैं। तो इवन आप यूएई का देख लीजिए, यूएई का पासपोर्ट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। अब यूएई का वजूद तक नहीं था 1971 तक। शेख जायद ने जो एक विजन दिया, उसने कहा ये 6-7 जो रियासतें थी कि भाई हम इकट्ठे रहेंगे तो फायदा है सबका। उन्होंने एग्री कर लिया और दिसंबर 1971 में यूएई वजूद में आया। और आज आप देखिए कि यूएई कहां है। और वो लोग जो कराची आते थे बत्तियां देखने के लिए, आज पूरा पाकिस्तान बत्तियां देखने के लिए वो दुबई जाता है। आज दुनिया की बुलंद तरीन इमारत जो है वो दुबई में है। और उन लोगों ने तवज्जो दी है कि भाई अपने लोगों को प्रमोट करें, उनको एजुकेशन की तरफ लाएं, उनको साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ लाएं। अब तो उन्होंने एक स्पेस प्रोग्राम भी शुरू कर दिया अपना। अच्छा। और वहां पे एक नॉलेज फाउंडेशन है यूएई में, तो फ्यूचर फाउंडेशन है। इस तरह का बेशुमार काम वो कर रहे हैं। पूरी दुनिया के टैलेंट को अपनी तरफ वो राग़िब करना चाहते हैं, उनको माइल करना चाहते हैं। अभी उन्होंने गोल्डन वीजा का भी इजरा किया है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो आउटस्टैंडिंग सिटीजन्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनको 10 साल का गोल्डन वीजा भी मिल सकता है ताकि वो यहाँ आए, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, वो यहाँ काम करना चाहें काम भी करें, वो यहाँ विजिट करना चाहते हैं विजिट करें। तो इस तरह की हमें इनोवेटिव पॉलिसीज चाहिए होंगी। हमारे यहाँ तो खौफ होता है, एक तरफ हम टूरिज्म को प्रमोट भी करना चाहते हैं, दूसरी तरफ हमें ये खौफ होता है कि ये कोई जासूस ना आ जाए। और भाई इन दिस डे एंड एज you don't have to fear these things। अब तो सैटेलाइट से, गूगल से आप बहुत सारी चीजें आपको पता चल जाती हैं। तो अब आप ये कहते हैं जी नहीं नहीं बाहर से टूरिस्ट आएंगे, वो गिलगित नहीं जा सकते, वो एजेके नहीं जा सकते। ओ भाई खुदा का नाम लो, जमाना कहां, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है और अभी तक आप उस ऑब्सेशन में हो सीक्रेसी के साथ। तो ये हमें खुले जहन से करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। हमारे पास बड़ा पोटेंशियल है टूरिज्म का, बाकी चीजों का, लेकिन ओपन माइंड के साथ उन पे गौर करने के लिए तैयार नहीं है। हमने जहन बंद किया हुआ है अपना कि ये चीज और ये तो हो ही नहीं सकती। तो जो एक्सपर्ट्स हैं मुख्तलिफ फील्ड्स के, हमारे पास माशाल्लाह बड़े अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स हैं, उनकी ओपिनियन को हमें वेट देना चाहिए, उनको अहमियत दें, उनसे पूछें। तो एक ब्यूरोक्रेट जो है ना, उसका कोई खास टेक्निकल नॉलेज नहीं होता। तो मुख्तलिफ जो फील्ड्स हैं उनके जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं उनसे मिलें, उनसे एडवाइस लें, उनसे पूछें कि भाई कैसे हमने आगे बढ़ना है। तो यही रास्ता है जो मुझे समझ आता है। बिल्कुल सर, आपने अच्छा कहा कि यहाँ पे टैलेंट भी है, सब कुछ है, लेकिन बदकिस्मती यह है कि हमारी पार्टियों ने इन लोगों नौजवानों को ट्रोलिंग पे लगा दिया है, और साइंस और दूसरी टेक और दूसरी तरफ वो, इसीलिए उनका जो एक जहन है वो एक बंद हो गया है। तो आपने सलीम साफी की यहाँ पे बात की सर, एक थोड़ी सी मैं यहाँ पे वजाहत करूंगा कि हमारे जो लोग सलीम साफी पे तनकीद करते हैं वो पीटीआई के जो लोग हैं वो इसलिए भी बुनियाद है क्योंकि सलीम साफी को जब ये इमरान खान की प्रोजेक्शन हो रही थी और सारा कुछ पीटीआई के लिए मैनेज किया जा रहा था, इनको जनरल बाजवा साहब ने बुलाया था और उस मुलाकात में सलीम साफी ने बाजवा साहब को कहा था कि ये इमरान खान आपको जरदारी और नवाज शरीफ के गुनाह बख्शवा देगा। तो बाद में वैसा ही हुआ। तो इन लोगों को पता नहीं होता कि बैकग्राउंड में बहुत सी चीजें चल रही हैं। सर आपका बहुत कीमती वक्त है, बस आखिरी हम सवाल करेंगे कि आपने सर जो अपनी किताब लिखी है इंग्लिश के हवाले से, इसमें कुछ हमारे कुछ रहनुमाई कर दें कुछ अल्फाज की कि हमारे, जैसे मैंने पहले मिसाल दी कि एडोब बोलते हैं, इस तरह गलतुल्लाम अल्फाज है, इसको लोग फिर कैसे ठीक करें और किस तरह ये जाकर इनको चेक करें कि वो इसको बेहतर कर सके।
हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये। उसमें देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो लोग करते हैं और वो ये समझते हैं कि ये तो स्टैंडर्ड है। तो मसलन सेवरल का लफ्ज हमारे यहाँ बोला जाता है मैनी के सेंस में, यू नो, ही हैज सेवरल बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट। अब सेवरल का मतलब मैनी नहीं होता। ये मैंने इंडिया के बड़े बड़े अखबारों में भी ये देखा है कि वहां पे भी जो है ना वो सेवरल को उसके मानी में लेते हैं जैसे मैनी के, हालांकि सेवरल का मतलब होता है मोर देन टू बट नॉट मैनी। तो इस तरह की जो गलतियां हैं। फिर मिसहैप का जो लफ्ज है, मिसहैप का मतलब कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं होता। अब टाइम्स ऑफ इंडिया जो इंडिया का सबसे बड़ा अखबार है, बल्कि सर्कुलेशन के एतबार से आप हैरान होंगे ये जानकर कि वो दुनिया का सबसे बड़ा अंग्रेजी अखबार है। अच्छा। जिसकी सर्कुलेशन 30 लाख के करीब है और दुनिया के किसी और अंग्रेजी के अखबार के प्रिंट में। जी। तो उन्होंने भी एक जगह लिखा, कोई बड़ा एक्सीडेंट था, पता नहीं 15-16 लोग मारे गए, तो उसने लिखा मिसहैप। तो ऐसा सीरियस एक्सीडेंट जिसमें 15-16 लोग मारे जाएं वो मिसहैप नहीं होता, वो एक्सीडेंट होता है या क्रैश उसको कह लें, कुछ कह लें, लेकिन नॉट मिसहैप। मिसहैप तो ये होता है कि जैसे आप चाय पी रहे हैं तो चाय कपड़ों पे गिर गई, जरा सा दाग पड़ गया तो मिसहैप हो गया। जी 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 बिल्कुल। तो इस तरह की बेशुमार चीजें हैं जो मैंने उस किताब में उसमें अब जैसे हम कह देते हैं थैंक्स गॉड यू आर सेफ, थैंक्स गॉड नहीं होता, थैंक गॉड होता है ये, यू नो। तो इस तरह की छोटी छोटी बेशुमार मिसालें हैं। फिर प्रोनाउंसिएशन में बेशुमार गलतियां हमारे यहां लोग करते हैं। अब तजवीज को सजेशन कहते हैं, सजेशन, ये एक्चुअली सजेशन है। तो अडोबी की आपने बात की, अडोबी है वो, अडोब नहीं है, यू नो। फिर हमारे यहां एक डिप्लोमेटिक टर्म इस्तेमाल होती है, क्या है यार वो, डोसिए। हमारे यहाँ डिप्लोमेसी में एक होती है कि जैसे मुंबई अटैक्स हुए थे तो उस पे इंडिया ने डोसिए दिया पाकिस्तान को, यानी एक पलंदा दिया डॉक्यूमेंट्स का। अब वो डोसियर लिखा जाता है लेकिन ये फ्रेंच वर्ड है, इसमें आर जो है ना वो साइलेंट है, तो वो डोसिए है। हमारे बड़े बड़े जो हैं पढ़े लिखे लोग जो हैं वो भी इसको मिसप्रोनाउंस कर रहे होते हैं। बिल्कुल जी सर। आखिर में अपने नाज़रीन से यही तजवीज़ करूंगा कि जो शकील सर की किताब है हैंड बुक ऑफ फंक्शनल इंग्लिश, इसको आप जरूर जाकर पढ़ें और इसको देखिए, ये बड़ी अच्छी किताब है, मैंने खुद भी पढ़ी है। और सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं ये बताता चलूं कि ये फेरोज सन्स लाहौर ने पब्लिश की है और मुझे जरूर फीडबैक दीजिएगा, उसमें मेरा ईमेल एड्रेस भी है, अगर आपको यूजफुल लगे तो और लोगों को भी रिकमेंड करें। सो थैंक यू वेरी मच, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू रमजान। बहुत शुक्रिया। ओके, खुदा हाफिज।